सिद्धावन जंगल में हरण और भालू नाम के दो अच्छे मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता बचपन से ही बहुत गहरी थी। हरण एक तेज तर्रार और समझदार हिरण था, जबकि भालू एक मजबूत और साहसी भालू था। दोनों ही बहुत समझदार थे, लेकिन भालू को अक्सर चोरी करने की आदत थी। हरण और चंद्र सारस हमेशा भालू के पास बैठते और उसे जीवन के अच्छे पाठ देते थे। भालू को उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी और वह ध्यान से सुनता था। एक दिन हरण ने भालू से कहा, मित्र, तुम चोरी करने की आदत क्यों नहीं छोड़ देते? भालू ने जवाब दिया, अगर चोरी न करूं तो क्या करूं मित्र? मैं मेहनत करने का मन नहीं करता और चोरी से मुझे कुछ जल्दी मिल जाता है। हरण ने कहा, ऐसा नहीं है। चोरी के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो। तुम मजबूत, साहसी और समझदार हो। तुम मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। भालू बोला, मुझे मेहनत से कुछ नहीं मिलता। चोरी से मैं आसानी से बहुत कुछ पा सकता हूँ और आराम भी कर सकता हूँ। हरण ने कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। भालू हंसा और बोला, तुम हमेशा यही बातें सुनाते हो कि अच्छे कर्म करो, पर मुझे तो यही तरीका ठीक लगता है। हरण मुस्कुराया और कहा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, शायद इसलिए हम इतने अच्छे मित्र हैं। भालू ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम सच कहते हो, हमारी मित्रता हर चीज से बड़ी है। कई दिनों तक हरण और चंद्र ने भालू को सही राह पर लाने के लिए उसे नैतिक कहानियां सुनाई, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एक दिन भालू पर इन बातों का असर होगा। और आखिरकार ऐसा हुआ भी। एक दिन भालू और हरण साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। भालू ने कहा, मित्र, तुम्हें पता है कल रात मैं सिपाहियों से बचते बचते भाग निकला। हरण ने पूछा, क्या हुआ था? पूरी कहानी बताओ। भालू बोला, कल रात मैं सिद्धवन के राजा सिंह के घर चोरी करने गया था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, सिंह की पत्नी रानी को पता चल गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। हरण ने पूछा, फिर क्या हुआ? तुम वहाँ से कैसे निकले? भालू ने कहा, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन एक गेनडल ने मुझे बचा लिया। जब मैं वहाँ से भागने लगा तो मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया और मैं गिर गया। तभी सिंह और रानी कमरे में आए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया और मैं भागकर बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ? हरण ने पूछा। भालू बोला, जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि सिपाही सिंह के घर की ओर आ रहे थे। फिर उस गेनडल ने मुझे अपने पंखों में छुपा लिया। हरण ने राहत की सांस ली और कहा, शुक्र है भगवान का कि तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कि चोरी छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। भालू ने कहा, नहीं मित्र, कल मुझे सच में ऐसा लगा कि यह मेरी आखिरी चोरी हो सकती है। शायद मेरे कर्मों का फल मुझे दिखने लगा था, पर अचानक किसी ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। मुझे लगता है ये सब तुम्हारी संगत का असर है कि मैं अब तुम्हारे सामने बैठा हूँ। हरण ने पूछा, फिर अब तुम्हारे मन में क्या विचार है? भालू बोला, अब मैं सोच रहा हूँ, क्या अब भी मुझे चोरी करनी चाहिए? हरण ने पूछा, फिर तुमने क्या विचार किया? किस बारे में? अभी भी यही पूछ रहे हो, किस बारे में? भालू बोला, मैं समझ गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, परंतु एक बात जरूर कहना चाहूँगा। हरण ने पूछा, बोलो मित्र, क्या बात है? भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ साल में एक बार दिवाली के दिन चोरी करूँगा। ये सुनकर हरण ने हैरानी से पूछा, ठीक है? और भालू बोला, मैं ये भी वादा करता हूँ कि उस दिन भी सिर्फ एक बार ही चोरी करूँगा। ये सुनकर हरण खुशी से भालू को अपने गले से लगा लेता है। उस दिन हरण की बरसों की तपस्या पूरी हो गई थी। उसका मित्र अब चोरी करना लगभग छोड़ रहा था। कई महीने गुजर गए और भालू ने कोई चोरी नहीं की। वो सिर्फ दिवाली के दिन ही चोरी करता था। इस तरह कई साल बीत गए। दूसरी तरफ हरण की पुत्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन हरण ने भालू से कहा, मित्र, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैंने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। भालू ने उत्साह से कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। कब का शुभ मुहूर्त तय किया है विवाह के लिए? हरण ने उत्तर दिया, बस 2 माह बाद का। भालू ने पूछा, परंतु 2 माह बाद क्यों? क्या उसके पहले लग्न का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है? हरण ने समझाया, मुहूर्त तो है मित्र, लेकिन विवाह के लिए तैयारी भी तो करनी होगी।
इसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने 2 माह के बाद का मुहूर्त ही उचित समझा। भालू ने कहा, हाँ मित्र, ये तो तुम सत्य कह रहे हो। पुत्री का विवाह एक पिता के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। अगर तुम्हें मेरी किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो जरूर बताना। हरण ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अवश्य बताऊंगा मित्र। अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? हरण पुत्री के विवाह के लिए पैसे का प्रबंध कर रहा था, लेकिन वो पैसे नहीं जुटा पा रहा था। वो अपने नगर के बहुत से लोगों के पास गया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंततः वह नगर के सेठ के पास गया और विनती की, सेठ जी, मैंने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है, जिसके लिए मुझे धन की आवश्यकता होगी। अगर आप मेरी मदद कर सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें धन अवश्य दे देता हरण, परंतु मैंने अपने एक रिश्तेदार से पहले ही वादा किया है कि मैं उसे ये धन दूंगा। हरण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, फिर भी देख लीजिए, मुझे बहुत बड़ी राशि नहीं चाहिए, मैं आपका धन धीरे धीरे लौटा दूंगा। सेठ ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो? मैं जानता हूँ कि तुम धन लौटा दोगे, परंतु इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हरण दास होकर लौट आया। अब तक वो समझ चुका था कि सभी लोग उसे किसी न किसी बहाने से टाल रहे हैं। शाम को वो अपने मित्र भालू के पास बैठा। भालू ने पूछा, क्या बात है हरण, तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। हरण ने जवाब दिया, क्या करूं मित्र, पुत्री के विवाह के लिए धन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। मैं नगर के सभी लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बिना धन के विवाह कैसे होगा? मैं बहुत परेशान हूँ। भालू ने कहा, हाँ मित्र, ये तो तुमने सत्य कहा। बिना धन के विवाह करना मुश्किल है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? भालू ने जवाब दिया, मित्र, यदि मेरे पास धन होता तो तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही मैं तुम्हें दे देता, परंतु अब मैं क्या करूं? मैं तो अब चोरी भी नहीं करता, अन्यथा कहीं न कहीं से तुम्हारे लिए धन का प्रबंध कर देता। अब मैं सिर्फ दिवाली के दिन चोरी करता हूं, और दिवाली आने में अभी 8 महीने बाकी हैं। हरण ने कहा, मित्र, मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं, परंतु मेरी अंतिम उम्मीद सिर्फ तुम हो। तुम कहीं से भी मुझे कुछ धन दिला दो, अन्यथा मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकेगा। भालू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मित्र, 3 दिनों में मैं धन का प्रबंध कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। भालू ने हरण से कहा, मैं धन का प्रबंध करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। हरण ने जवाब दिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मैं यहीं खड़ा रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और ईश्वर से तुम्हारी सकुशल वापसी की प्रार्थना करता रहूंगा। हरण ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और वहीं खड़ा हो गया। दूसरी ओर भालू चोरी के उद्देश्य से निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो नदी पार करने के लिए पानी में उतर रहा था, तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। भालू ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हाथी निवेद था, जो व्यापार के लिए जा रहा था। नदी गहरी नहीं थी, इसलिए लोग उसे चलकर पार कर लेते थे। निवेद ने भालू से कहा, मित्र, क्या आप नदी पार करने में मेरी मदद करेंगे? भालू ने कहा, जरूर करूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। निवेद ने अपनी पोटली भालू को दी। भालू ने निवेद का हाथ पकड़कर पोटली अपने सिर पर रख ली और नदी पार कराने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि एक सारस चंद्र की आवाज सुनाई दी। भालू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर फिर से चंद्र ने आवाज लगाई और भालू ने वही बात दोहराई। नदी पार करने के बाद निवेद ने भालू से कहा, मित्र, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? भालू ने उत्तर दिया, जी अवश्य। आपको क्या पूछना है? निवेद ने कहा, जब हम नदी पार कर रहे थे तो चंद्र ने आवाज लगाई और आपने नहीं नहीं कहकर सिर हिलाया। क्या आपको पक्षियों की भाषा समझ आती है? भालू ने कहा, हाँ, मुझे पक्षियों की भाषा समझ आती है। निवेद ने उत्सुकतावश पूछा, तो उस सारस ने आपसे क्या कहा? भालू ने कहा, आप इस बात को छोड़ दीजिए और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाइए। निवेद ने आग्रह किया, मैं जानना चाहता हूँ कि सारस ने क्या कहा। भालू ने कहा, ठीक है, अगर आप यही जानना चाहते हैं
तो पहले आपको जल लेकर आकाश की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप मेरी बात किसी को नहीं बताएंगे। निवेद ने हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा की। भालू ने कहा, मैं एक चोर हूँ। मेरे मित्र की पुत्री का विवाह होने वाला है, जिसके लिए धन की आवश्यकता है। मैं इन 500 सिक्कों को जोड़ने के लिए निकला हूँ। जब हम नदी पार कर रहे थे तो सारस ने मुझे सावधान करते हुए कहा कि यह धन तुम्हारे लिए नहीं है। तब सारस ने मुझसे कहा कि पोटली में बहुत सा धन है और मैं उसमें से धन लेकर वहाँ से जा सकता हूँ। सारस ने तो सही कहा, आपसे फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मित्र, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मुझे दे दिया था। इसलिए मित्र धर्म के अनुसार मित्र के प्रति अपनी धर्म निष्ठा को मैं नहीं भूल सकता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरी बार चंद्र ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पानी में धक्का दे दूं और वो सारा धन लेकर चला जाऊं, लेकिन मैंने उसे इस बार भी मना किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात करता और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। निवेद ने सारी बातें सुनकर भालू से धन्यवाद कहते हुए विदा ली और अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। पर पूरे रास्ते उसके मन में ये सारी बातें घूम रही थी और वो यही सोच रहा था कि मैं ये बात किसी और को तो नहीं बता सकता, परंतु मुझे इस बारे में सिंह महाराज से अवश्य बताना चाहिए। बस वो सीधा दरबार में पहुंच गया। दरबार खत्म होने के बाद निवेद ने सारी बातें सिंह महाराज को बताई। चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप होता है और जो चोर होता है वो धर्मी और ज्ञानी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं इस बात की जांच स्वयं करूंगा। तुम मुझे उस चोर का पता बताओ। निवेद भालू को ढूंढने के लिए महल से निकल पड़ा और चलते चलते उसे एक सराय में भालू दिख गया और वो तुरंत वापस राजमहल लौटा और सिंह महाराज को भालू का पता बता दिया। सिंह महाराज ने 2 रोटियां एक पोटली में बंधवा और वेश बदलकर साधारण व्यक्ति बनकर उस सराय में पहुंचे। भालू को देखते ही सिंह महाराज ने एक अनजान व्यक्ति की तरह बातचीत शुरू की। भालू भी बातें करने बैठ गया। तुम कौन हो? मैं एक चोर हूँ और आधी रात के बाद उस सामने वाली दुकान में चोरी करने वाला हूँ। मुझे 1000 की आवश्यकता है। चोरी तो मैं भी करने आया हूँ, परंतु मेरी आवश्यकता सिर्फ 500 की है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर चोरी करें? तुम अपनी आवश्यकता पूरी कर लेना और मैं अपनी आवश्यकता पूरी कर लूंगा। भालू ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। आधी रात के बाद दोनों दुकान में चोरी करने के लिए चले गए। भालू ने दुकानदार की तिजोरी से 1000 निकाले, 500 उसने सिंह महाराज को दिए और 500 अपने पास रखे। भालू जब से निकला था उसने कुछ खाया नहीं था और दुकान में अनाज की बोरियों को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने एक बोरी से सफेद पाउडर शक्कर समझकर मुंह में डाल लिया और तुरंत उसे थूक दिया। ये तो नमक है। राजा सिंह ने कहा, लगता है तुम बहुत समय से भूखे हो। हाँ, जब से घर छोड़ा है तब से एक दाना भी नहीं खाया। तुम ये सब छोड़ो और मुझे पैसा वापस दे दो। क्यों? तुम्हें वो रुपए वापस क्यों चाहिए? मैं नहीं दूंगा। भालू ने गुस्से में राजा सिंह को एक थप्पड़ लगाया और उससे 1000 रुपए छीनकर अपने हिस्से के 500 मिलाकर वापस व्यापारी के बक्से में रख दिए। राजा सिंह उसके पीछे पीछे आया। तुमने यह क्या किया? पहले तो तुमने रुपए चुराए और फिर हाथ आए हुए धन को तुमने वापस रखकर ताला लगा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भूखा था और मैंने गलती से उस व्यापारी का नमक खा लिया और शास्त्रों के अनुसार जिसका नमक खाते हैं उसे धोखा नहीं देते, इसलिए मैंने वह धन वापस रख दिया। राजा सिंह को विश्वास हो गया था कि व्यापारी ने उसे जो कुछ भी कहा था वह सत्य है। ठीक है, चलो अब हम कहीं और चोरी करने चलते हैं। क्या हम रात भर चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए बस इतना ही बहुत हो गया। अब हम कल चोरी करेंगे। अभी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं थक भी गया हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 रोटियां हैं। एक रोटी तुम खा लो और एक रोटी मैं खा लेता हूँ। कल रात हम इसी जगह पर फिर से मिलेंगे और कहीं और चोरी करेंगे। राजा सिंह वहाँ से चला गया और दूसरी रात फिर से वेश बदलकर वापस आया और अपने साथ भालू के लिए रोटियां लेकर आया था। उसने भालू को रोटियां दी। भालू ने रोटियां खाई। मित्र, चलो आज हम राजा सिंह के महल में चोरी करने चलते हैं। वहाँ बहुत साधन है और हमें आसानी से मिल जाएगा, परंतु मुझे राजमहल के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम वहाँ कैसे चोरी करने जाएंगे?
मुझे सारे रास्ते पता है, तुम मेरे साथ चलो। राजा सिंह भालू को लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। राजा सिंह को अपने पहरेदार को भी परखना था। महल के 3 द्वार पर पहरेदार बैठे थे और चौथे पर एक कुत्ता था। राजा सिंह ने देखा कि सारे पहरेदार और कुत्ता सोए हुए थे। राजा सिंह ने भालू को खजाने का रास्ता बताया। भालू ने द्वार का ताला तोड़ा। वैसे ही चंद्र ने आवाज दी और कुत्ता भौंकने की जगह पिनपिनाने लगा। जब भालू तिजोरी का ताला तोड़ रहा था, तब फिर से चंद्र ने आवाज दी और कुत्ता फिर से पिनपिनाने आया। भालू ने तिजोरी में जैसे ही निकाले 1000 अपने साथी के लिए और 500 अपने लिए निकाले, वैसे ही फिर से चंद्र ने आवाज दी और कुत्ता पिनपिनाने आया। भालू ने धन तिजोरी में वापस रख दिया और अपने साथी को अंदर बुलाया और उसके पैरों में गिर गया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे, मैं उस सजा के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी आपसे एक ही विनती है, बस मेरे मित्र तक 500 भेजवा दीजिए। उस 500 के बदले आप मुझे जैसी भी सजा देंगे, मैं उस सजा के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे महाराज क्यों कह रहे हो? महाराज, मैं आपका चोर हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। आप जो दंड देना चाहें, मुझे मंजूर है। बस 500 मेरे मित्र के पास भेजवा दीजिए, क्योंकि उसकी पुत्री का विवाह है। परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? जब मैंने द्वार का ताला तोड़ा तो कौवा ने आवाज दी, खजाने में चोर घुस आया है और तुम सो रहे थे। तुम बड़े नमक हराम हो। मैं तब भोंकता हूँ जब चोर आता है, परंतु ये चोर नहीं, ये तो महाराज हैं। मुझे कौवा की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर जब मैंने तिजोरी का ताला तोड़ा तो फिर से कौवा ने यही बात कही और कौवा ने वही उत्तर दिया कि मैं तब भूखता हूँ जब चोर होता है, ये तो स्वयं महाराज हैं। लेकिन जब तीसरी बार कौवा ने अपनी बात को दोहराया और कौवा ने भी वही उत्तर दिया, तो मैंने समझ लिया कि आप चोर नहीं हैं, आप राजा हैं। महाराज, मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही विनती है कि आप 500 मेरे मित्र के पास भेजवा दीजिए। मेरे लिए आप जो भी सजा तय करेंगे, वो मुझे मंजूर होगी। अगली सुबह राजा सिंह ने अपने दरबार में सलाहकारों को बुलाया और सारी बात उनसे बताई। महाराज, ये सारी बातें और ज्ञान मैंने अपने मित्र हरण से सीखा है और यह चोरी भी मैं उसी की पुत्री के विवाह के लिए करने आया था। उसकी मित्रता और सदाचार की शिक्षा ने मुझे सही रास्ते पर कर दिया। अब मैं दीपावली के दिन कुछ खाने पीने का सामान चोरी कर लेता हूँ, उसके सिवा मैं कुछ भी चोरी नहीं करता। परंतु आज मैंने ये संकल्प सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं अपने परम मित्र की सहायता करना चाहता था। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे मित्र तक 500 भेजवा दीजिए, क्योंकि वो मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं 500 लेकर वापस आऊंगा। राजा सिंह ने कहा, सिपाही लोमड़ी, तुम 500 लेकर भालू के बताए हुए स्थान पर जाओ और उसके मित्र हरण को ये रुपए दे दो। सिपाही लोमड़ी 500 लेकर भालू के बताए हुए स्थान पर जाती है और देखती है कि हरण बारिश में हाथ जोड़े हुए वहीं पर खड़ा है। ये रुपए ले लो, तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए पकड़ा गया है। 2. उसने महाराज से विनती करके ये रुपए तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। नहीं नहीं, मैं ये रुपए नहीं ले सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। ये रुपए मुझे अपने मित्र से लेने थे, अब मैं ये रुपए नहीं ले सकता। सिपाही लोमड़ी रुपए लेकर राजा सिंह के पास वापस जाती है। राजा सिंह, मैंने हरण को रुपए देने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने रुपए लेने से साफ साफ मना कर दिया और साथ ही कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेगा और वह बारिश में खड़ा अपने मित्र का हाथ जोड़कर इंतजार कर रहा है। राजा सिंह लोमड़ी की बात सुनकर उनका दिल पिघल गया और वह भालू को साथ लेकर हरण के पास जाते हैं और 500 देते हैं। उन पैसों से भालू और हरण मिलकर हरण की पुत्री का विवाह खुशी खुशी संपन्न करते हैं। कहानी की सीख: इस तरह अच्छे व्यक्तियों का साथ होने से हमारी कुबुद्धि भी सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।